नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर संदीप सिंह है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर संदीप सिंह ऑफिशियल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसीएल सर्जरी के अंदर कौन कौन से स्क्रू यूज़ कर सकते हैं और कौन सा स्क्रू बेहतर रहता है। दोस्तों, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो स्क्रू वाली सर्जरी होती है जिसके अंदर हम स्क्रू से एसीएल को पकड़ते हैं, वो एक बहुत ही एक्सीलेंट तरीका है हमारी एसीएल का रिकन्स्ट्रक्शन करने का। इस फिक्सेशन को हम अपर्चर फिक्सेशन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपका जो होल हुआ है जिसके अंदर हम एसीएल को टाइट करते हैं, उस अपर्चर को स्क्रू से पकड़ते हैं। अगर एक स्क्रू अच्छे से टाइट हो जाए तो हम नेक्स्ट डे से ही पेशेंट को अच्छे से चला सकते हैं बिना किसी ब्रेस के। तो दोस्तों, जिससे मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, हमारे जो एसीएल के स्क्रू होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। पहला होता है मेटल का स्क्रू, सेकेंड होता है पीक मटेरियल का स्क्रू, थर्ड होता है बायो कंपोजिट या बायो अब्जॉर्बल, और फोर्थ होता है जो अभी हाईली एडवांस्ड बायो कंपैटिबल स्क्रू। दोस्तों, जो पहला प्रकार का स्क्रू होता है उसे कहते हैं मेटालिक स्क्रू। तो दोस्तों, ये जब मेटालिक स्क्रू की जो डेवलपमेंट हुआ, ये आज से 10 से 15 साल पहले हुआ, जब एसीएल सर्जरी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो ग्राफ्ट लिया जाता था उसे कहते थे बोन पटेलर टेंडन ग्राफ्ट। यानी कि जो पटेला हड्डी होती थी और जो आपकी टिबियल टिब्रोस्टी की हड्डी होती थी, उन हड्डी का एक एक टुकड़ा लिया जाता था और उसके साथ जो लिगामेंट था उसे टाइट करके ग्राफ्ट बनाया जाता था। इस हड्डी को पकड़ने के लिए जो स्टेनलेस स्टील या टाइटेनियम के स्क्रू का यूज़ किया जाने लगा। सबसे पहले तो स्टेनलेस स्टील के स्क्रू आए, बट स्टेनलेस स्टील के स्क्रू का प्रॉब्लम ये था कि वो एक कि इरिटेशन करते थे पेशेंट की लेग के अंदर, और सेकंड, अगर पेशेंट के अंदर कोई दिक्कत आए और बाद में फिर से एमआरआई करने की ज़रूरत पड़े तो उसके अंदर एमआरआई करना पॉसिबल नहीं होता था। तो इसीलिए स्टेनलेस स्टील स्क्रूज को यूज़ करना मोटा मोटी अब बंद ही कर दिया गया है। इन प्रॉब्लम्स का निवारण करने के लिए टाइटेनियम का स्क्रू यूज़ होने लगा सर्जन्स के द्वारा। बट प्रॉब्लम ये थी कि टाइटेनियम का स्क्रू भी एक मेटालिक स्क्रू था। तो जो मेटालिक स्क्रू था उसके अंदर इरिटेशन तो रहती थी, प्लस उसके साथ में अगर बाद में कोई अगर इन्फेक्शन हो जाए या कुछ हो जाए तो जो होल करता था बोन के अंदर वो बड़ा हो जाता था, और स्क्रू का रिमूवल की भी बहुत टाइम ज़रूरत पड़ती थी। तो जो पेशेंट होता था उसे एक नहीं कई बार 2 सर्जरी करानी पड़ती थी, एक बार स्क्रू डलवाने के लिए और दूसरी बार स्क्रू निकलवाने के लिए। मैं अपनी प्रैक्टिस में पिछले 5 सालों के अंदर कभी भी मैंने कोई मेटालिक स्क्रू यूज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जो पेशेंट्स हैं वो बार बार मेरे पास आए सर्जरी कराने के लिए। मैं चाहता हूं कि हम एक बार सर्जरी करें और उसी के अंदर उन्हें अच्छे रिजल्ट दे पाए। दोस्तों, जो दूसरे नंबर का स्क्रू आता है वो होता है पीक मटेरियल का स्क्रू। दोस्तों, पीक जो है वो एक बहुत ही हाईली एडवांस्ड टाइप का प्लास्टिक होता है। इसका मेन एडवांटेज ये होता है कि पीक जो होता है बहुत इनर्ट मटेरियल है ये, और उसकी स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी होती है। इनर्ट का मतलब ये है कि वो ज़्यादा आपके जो सराउंडिंग टिश्यू है, आपकी जो हड्डी है, एसीएल है, उसके ऊपर किसी प्रकार कोई रिएक्शन नहीं देता। तो सर्जन को करने के बाद बड़ी कोई इन्फेक्शन वगैरह की चिंता नहीं होती, कोई रस आने की या पानी निकलने की कोई चिंता नहीं होती, और जो उसका जो स्ट्रेंथ होती है बहुत बढ़िया होती है। तो उसका स्क्रू का डालते समय टूटने का या स्क्रू की माइग्रेशन का, ये सब का डर बहुत कम रहता है। एक पीक मटेरियल स्क्रू के अंदर जब हम बाद में एमआरआई करते हैं तो एमआरआई ऑलमोस्ट नॉर्मल दिखती है, ऐसे दिखती है जैसे नॉर्मल हड्डी होती है। तो पीक स्क्रू भी एक अच्छा स्क्रू है अगर हम लो बजट के अंदर या लो कॉस्ट के अंदर स्क्रू डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये टाइटेनियम के स्क्रू और जो पीक स्क्रू होते हैं ये थोड़े सस्ते होते हैं हमारे बायो अब्जॉर्बल या बायो कंपोजिट स्क्रू से। दोस्तों, जो थर्ड नंबर का स्क्रू जो यूज़ होता है उसे कहते हैं बायो अब्जॉर्बल स्क्रू। अच्छा, तो ये बायो अब्जॉर्बल स्क्रू क्या होता है? बायो अब्जॉर्बल स्क्रू एक स्क्रू होता है जो कि बॉडी के अंदर खुद ही मेल्ट हो जाता है। ये मेल्ट क्यों होता है? ये एक तरह के पॉलीमर का बना होता है जिसे PLLA कहते हैं, मतलब पॉलीलैक्टिक एसिड। हम क्या देखते हैं कि इसका जो अब्जॉर्बिंग पावर है वो धीरे धीरे आती है बॉडी के अंदर, और कुछ सालों के बाद वो स्क्रू पूरा अब्जॉर्ब हो जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली कितने पेशेंट्स के अंदर ये जो स्क्रू की अब्जॉर्बिंग पावर है ये 9 से 10 साल के ऊपर चली जाती है। ये मेरी नज़र में थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाता है। हम चाहते हैं कि हमारे जो पेशेंट्स हो उनका जो स्क्रू है वो ऐसा डालें हम कि वो एटलीस्ट 2 या 3 साल के अंदर पिघल जाए और उसके ऊपर नई हड्डी बन जाए। अनफॉर्चुनेटली ये स्क्रू के अंदर ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इसको एक तो टाइम लगता है अब्जॉर्ब होने के लिए, और दूसरा क्या होता है कि ये जब अब्जॉर्ब होता है तो एक एसिडिक रिएक्शन करता है बॉडी के अंदर या उस एरिया के अंदर, क्योंकि पॉलीलैक्टिक एसिड बनाता है ये।
तो हम देखते हैं कई बार जब ये कई सालों के बाद स्क्रू डिसॉल्व होने लगा तो पेशेंट का एसीएल तो ठीक है, पर वहाँ जहाँ स्क्रू डला है वहाँ से किस तरह का पानी, हल्की सी सुपरफिशियल इन्फेक्शन, इरिटेशन, ये सब होने लग जाती है। कभी कभी इनके लिए एक पेशेंट की कभी कभी माइनर सर्जरी भी करनी पड़ती है उस एरिया का इरिटेशन को ठीक करने के लिए। इसमें ऑल्दो आपका एसीएल ठीक रहता है बट उसके बावजूद भी इरिटेशन सी रहती है, तो वो भी एक बहुत ही डिज़ायरेबल प्रोडक्ट नहीं है। तो दोस्तों अब बात आती है कि सबसे डिज़ायरेबल स्क्रू फिर कौन सा है। हम कौन सा स्क्रू, अगर हमारी एसीएल सर्जरी हो तो हम कौन से स्क्रू को चूज़ करें जिसके लिए जो आज के टाइम पे एडवांस टेक्नोलॉजी से बना है। तो इसके लिए जो हम स्क्रू जो हमारी प्रैक्टिस में हम यूज़ करते हैं विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़, उसे कहते हैं बायो कंपोजिट स्क्रू। बायो कंपोजिट का मतलब क्या होता है कि वो एक ऐसी मटेरियल का बना है जो हमारी हड्डी जैसा है, हमारी नेचुरल हड्डी जैसा है। तो वो दो चीज़ों से बना होता है, एक बीटा टीसीपी या कैल्शियम फॉस्फेट, और उसके साथ में एक मटेरियल होता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके ये स्क्रू बनता है। इसे कॉमन लैंग्वेज में हम बायो स्क्रू भी कह सकते हैं। अब ये बायो स्क्रू का फ़ायदा ये होता है कि ये जो मटेरियल से बना है वो हमारी हड्डी जैसा ही है, वो हमारी हड्डी जैसा ही जो वही तत्वों से बना है। तो हम क्या देखते हैं, एक, क्योंकि ये हमारी हड्डी जैसी मटेरियल से बना है उसका रिएक्शन बहुत कम होता है, और सेकंड हम देखते हैं कि मोस्टली ये 3 to 4 ईयर्स के अंदर अपनी बॉडी के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। डिज़ोल्व तो पिछला स्क्रू भी होता था, बट इसका डिज़ोल्विंग और उसके डिज़ोल्विंग में फ़र्क ये है कि जब ये डिज़ोल्व होता है तो उसके ऊपर नई हड्डी बन जाती है। तो अगर हम 4 साल के बाद या 5 साल के बाद आपकी ये जिस साल की जहाँ की आपकी एमआरआई हुई है उस घुटने की अगर एमआरआई फिर से करते हैं तो हम देखेंगे वहाँ पे नई हड्डी बन गई होगी। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता आपको फिर से इंजरी होती है और आपको फिर से एसीएल रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है, या आपको और कोई चीज़ होती है जिसके अंदर वही हड्डी प्रभाव पड़ता है, तो जब अब डॉक्टर नई हड्डी के ऊपर ऑपरेशन करना चाहता है तो उसके वहाँ पे नई हड्डी मिलेगी, गड्ढे नहीं मिलेंगे, या फिर पीक का स्क्रू या और कोई स्क्रू नहीं मिलेगा जो अभी तक पिघला नहीं है। दोस्तों टेक्नोलॉजी हमेशा एडवांस होती रहती है, हर चीज़ का टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है। तो हमारी जो पिछले 20 साल की एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी में एसीएल सर्जरी के ऊपर, उसमें ये जो मैंने बायो कंपोजिट स्क्रू बोला जो कि अब्जॉर्बल हो जाता है, जो कि बॉडी के अंदर मिल जाता है, वो बेस्ट स्क्रू है। मैं अपने पेशेंट्स को हर एसीएल सर्जरी से पहले यही कहता हूँ कि हम जो स्क्रू लगाएंगे उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। कभी कभी तो मैं ये भी कहता हूँ कि मेटालिक स्क्रू डालने से अच्छा तो मैं सर्जरी ही ना करूँ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा जो ग्राफ्ट है, जो मेरा पेरोनियस लॉन्गस का मैं ग्राफ्ट लेता हूँ आपकी एडी से, वो एक सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्ट है। उस ग्राफ्ट को अगर हम टाइटेनियम स्क्रू से कसेंगे तो वो कट जाएगा। हम नहीं चाहते कि आपका ग्राफ्ट कटे और आपको बार बार ग्राफ्ट लेने की ज़रूरत पड़े। हम देखते हैं कि हमारी प्रैक्टिस में हम जो ग्राफ्ट लेते हैं आपके पेरोनियस लॉन्गस का, वो 9 या 10 मिलीमीटर का निकलता है। अब इतना मोटा, इतना बढ़िया ग्राफ्ट को अगर एक बढ़िया 10 या 11 mm का स्क्रू पकड़ ले तो हमें इतनी सेटिस्फैक्शन होती है कि पेशेंट अगले दिन ही चल सकता है। वो सेटिस्फैक्शन तभी आती है जब हमने बढ़िया स्क्रू यूज़ किया है। कॉम्प्रोमाइज़ अगर मैं सर्जरी के अंदर करूँगा तो सर्जरी के जो रिजल्ट्स होंगे वो भी कॉम्प्रोमाइज़्ड होंगे। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपको एसीएल सर्जरी की ज़रूरत है और आपको एसीएल सर्जरी करानी है, या आपको एसीएल के बारे में डॉक्टर ने बताया है कि आपकी सर्जरी होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है उसे यूज़ करें और स्क्रू में तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। दोस्तों, हमारा जो चैनल है ये आप ही की एजुकेशन के लिए बनाया है हमने। तो अगर आपको किसी प्रकार के कोई डाउट हो तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं दोस्तों को ये भी बोलना चाहता हूँ कि एसीएल सर्जरी या और कोई सर्जरी के बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें बताइए ताकि हम आपकी और हेल्प कर सकें। ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।